नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। राजस्थान में आज करीब 10-12 दिनों की लंबी जद्दोजहद के बाद मुख्यमंत्री की शपथ हो गई। भजनलाल शर्मा नए मुख्यमंत्री बन गए। प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी उनके उप कप्तान बन गए। अब इसी के साथ देखिए बहुत सारी तस्वीरें हुई। मंच पर वसुंधरा राजे मौजूद रहीं। उसके बाद वो जहाँ पे भजनलाल शपथ ग्रहण जहाँ पदभार ग्रहण किया वहाँ पर वसुंधरा राजे मौजूद रहीं। ऐसी खूब तस्वीरें आज चर्चा का विषय रहीं। लेकिन इन तस्वीरों के साथ ही जो सबसे बड़ी चर्चा है वो है बीजेपी के सामने वो चुनौतियाँ जो उन्होंने पूरे 5 साल अशोक गहलोत सरकार के सामने प्रश्न लगाकर खड़ी करी। अब वो क्या चुनौतियां हैं और अब भजनलाल शर्मा के सामने वो कैसे उन चुनौतियों को पार पाने वाले हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी भविष्य त्यागी हमारे साथ हैं। क्योंकि देखिए इन्होंने राजस्थान का इलेक्शन पूरा कवर किया था, तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि उन चुनौतियों से कैसे पार पाना और ग्राउंड पर वो चुनौतियाँ कितनी बड़ी हैं। भविष्य जी अम्बेश, देखिए कई सारे सवाल उठ रहे हैं। उसमें सबसे पहला सवाल तो यह है कि क्या जिस तरीके से अपने चुनावी कैंपेन में तमाम मुद्दों को बीजेपी ने रखा था, और चूंकि अब जो मुख्यमंत्री बने हैं नए भजनलाल शर्मा, वो बिल्कुल नए हैं, पहली बार विधायक चुनकर आए हैं और पहला कोई पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है। सदन के अनुभव अभी उनको होने हैं और इसके साथ साथ वो सारी चुनौतियां, जिन चुनौतियों को लेकर बीजेपी गहलोत सरकार को टारगेट करती रही है, अब प्राथमिकताएं क्या होंगी, देखिए इस पर मैं थोड़ा सा आगे बात करूंगा। लेकिन आज का अगर जिक्र किया जाए, आज चूंकि आलोचना का दिन नहीं है, फिर भी मैं एक चीज को जरूर जो है मेंशन करना चाहूंगा। चूंकि आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, तो बीजेपी को, मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्रियों को शुभकामनाएं हैं, हमारी भी शुभकामनाएं हैं। लेकिन इसके बाद आलोचना चलती रहेंगी सरकार के कामकाज को लेकर। लेकिन आज जब उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से बात मीडिया ने की, उनसे प्राथमिकताओं को लेकर सवाल किया, तब उप मुख्यमंत्री ने ये बात कहा। और ये घटनाक्रम शपथ ग्रहण के बाद का है, और खास करके जब उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया औपचारिक रूप से, उसके बाद का ये संवाद है पत्रकारों के साथ। जब पत्रकारों ने सवाल किया कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं, तो प्रेमचंद बैरवा का ये जवाब था कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको प्राथमिकता से धरातल पर हम लागू करेंगे। अब उन्होंने हालांकि महिला सुरक्षा को लेकर बात कही और तमाम जो आरोप थे जिस तरह के चुनावों से पहले, उसी तरह के आरोप एक बार फिर वो गहलोत सरकार पर लगाते आए। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटियां यहां पर प्रोजेक्ट की गई थी, क्या प्रेमचंद बैरवा उन गारंटियों को लेकर आज कोई आश्वासन देने की स्थिति में नहीं थे? क्या उनको आज भी केंद्र की योजनाओं का सहारा लेना पड़ रहा है? देखिए, तो ये एक बड़ा सवाल है। वो उन्होंने कहा, लेकिन मुझे लगता है जैसे देखिए 4 से 5 बड़े मुद्दे हैं राजस्थान के लिए। देखिए महिला सुरक्षा को लेकर बीजेपी लगातार, चाहे वो केंद्रीय मंत्री रहे हों, चाहे स्थानीय नेता रहे हों, और चाहे ये दिया कुमारी जो अब उप मुख्यमंत्री बन गई हैं, चाहे ये रही हो, आपको याद होगा इन्होंने जयपुर में कितना बड़ा प्रदर्शन किया था, उसमें करीब लाखों महिलाओं के शामिल होने की बात कही गई थी कि महिला सुरक्षा को लेकर एक बड़ा प्रोटेस्ट हमें कई बार देखने को मिला अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ, और कहीं ना कहीं जो घटनाएं हुई उनमें नाराजगी भी देखने को मिली। तो अब महिला सुरक्षा को लेकर जो बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही थी, तो उस पर क्या एक्शन होगा? आपको क्या लगता है कि महिला सुरक्षा का जिम्मा दिया कुमारी को सौंपा जाएगा? क्योंकि आपको याद होगा कि महिला सुरक्षा के जब विरोध की बात आती थी, जब प्रोटेस्ट की बात आती थी, तो उसका संचालन दिया कुमारी करती हुई हमें दिखी है। जी बिल्कुल, देखिए महिला सुरक्षा को लेकर सीधे तौर पर यह मसला लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ता है, और किसी भी सरकार के लिए लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना और उसको संभालना बड़ा चुनौतीपूर्ण विषय है। अब देखिए दिया कुमारी भी इस लिहाज से नई एक नेता के तौर पर हैं। उनको सरकार चलाने का कम से कम अनुभव नहीं है। सांसद और विधायक वो जरूर रह चुकी हैं, लेकिन सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। मुख्यमंत्री भी नए हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री नए हैं। इस लिहाज से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में गृह मंत्रालय जो है, शायद वो किसी मंत्री को सौंपा जाए, और एक ऐसे कद्दावर मंत्री को सौंपा जाए जिसकी मजबूत पकड़ हो प्रशासन पर भी, पुलिस पर भी, और जो एक पार्लियामेंट्री अनुभव भी हो कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत किया जा सकता है। क्योंकि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में महिला सुरक्षा का मुद्दा बड़ा बनाया और वादे भी बड़े बड़े कर दिए। देखिए महिला थाने बनाने की बात हुई है, और जो मौजूदा थाने हैं उसमें महिला डेस्क बनाने की बात हुई है। इसके साथ साथ जो पैरा मिलिट्री फोर्सेस हैं, जो सशस्त्र बल हैं, उनमें महिला बटालियन बनाने की बात जो है वो जो है की गई है।
तो अब आप देखिए, ये तीनों चीजें हैं। अब किस तरीके से या तो केंद्र सरकार की तरफ से केंद्र के नेतृत्व पर एक निर्देश जारी किए जाएंगे कि आपको महिला सुरक्षा को लेकर इस लाइन पर चलना है, इस तरह के फैसले लेने हैं, या फिर एक जैसा मैंने पहले कहा कि एक कद्दावर इस तरह के नेता को, मजबूत पकड़ वाले नेता को वो मंत्रालय सौंपा जाएगा ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर पाए, क्योंकि राजस्थान कई लिहाज से भी सेंसिटिव है। अब देखिए, बॉर्डर स्टेट है, उस लिहाज से भी, और चूंकि भौगोलिक स्थिति को देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य है, तो उस लिहाज से क्राइम कंट्रोल और बॉर्डर एरियाज पर किसी तरह का न्यूसेंस क्रिएट ना हो और किसी तरह की और अनलॉफुल एक्टिविटीज ना हो, वो भी एक चैलेंज राजस्थान के लिए हो जाता है। क्योंकि आपने जब बॉर्डर एरिया की बात करी तो आप देखिए, क्योंकि मैं 2012-13 की बात है, एक चैनल में था और तब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, और उस वक्त राजस्थान के जो बॉर्डर इलाका है जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर से खबर आई थी कि वहाँ पे 13 लोग पकड़े गए थे जो आर्मी की सूचनाएं, क्योंकि आर्मी डाक द्वारा बहुत सी सूचनाएं दिल्ली भेजती है, तो वो सूचनाएं लीक करते थे और वो करते थे, और उसमें एक ऑडियो लीक हुआ था। उसमें खबर आई थी कि राजस्थान में 3,500 स्लीपर सेल जो है वो काम कर रहे हैं। तो अब खैर उसके बाद वो खबर आई, चली, लेकिन उस पर क्या हुआ कोई फैसला नहीं। वो भी एक बड़ी देखिए उस तरह की घटनाएं क्योंकि होती रहती हैं, खैर हमें आगे तो देखने को नहीं मिली। लेकिन भविष्य, अब देखिए, जो एक तो हो गया महिला सुरक्षा, दूसरा देखिए पेपर लीक और लाल डायरी, ये दो मुद्दे ऐसे रहे हैं जो गहलोत सरकार के लिए गले की फांस बनते रहे पूरे 4 साल कहीं ना कहीं जी। लाल डायरी के 4 साल तो नहीं हुए, लाल डायरी तो अभी 6 महीने जुलाई की बात है, लेकिन पेपर लीक मुद्दा, क्योंकि 19 बार राजस्थान में पेपर लीक हुए और हर बार निशाने पर गहलोत सरकार रही, तो ये दोनों मुद्दे, और इन पे अब बीजेपी का एक्शन क्या होना चाहिए, बड़ी चुनौती। क्योंकि देखिए किरोड़ीलाल मीणा ने जिस तरीके से मुद्दे उठाए थे, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने लाल डायरी का मुद्दा उठाया था, तो इन दोनों पर बिल्कुल। देखिए, अब जिस तरीके से परीक्षाएं होंगी अलग अलग विभागों में भर्तियों को लेकर, उसमें परीक्षाओं को बिना किसी रुकावट और बिना किसी लीकेज के करवा पाना, ये सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी सरकार के लिए है, क्योंकि जो एक नेक्सस राजस्थान में बना हुआ है, वो करा पाना नहीं। देखिए, जो हो चुके हैं उसमें जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि भाई इसमें बड़े मगरमच्छ हैं, देखिए किरोड़ीलाल मीणा जी हमेशा ये करते थे कि इसमें बड़े मगरमच्छ शामिल हैं, सरकार में हैं वो, तो अब उस पर क्या 1-2 दिन मतलब कैसे कमेटी गठित होगी, और क्या ये बीजेपी भजन लाल शर्मा के लिए बड़ी चुनौती होगी? क्योंकि आपने आरोप तो लगाए, अब आरोप को धरातल पे उतारने का वक्त आ गया है। जी बिल्कुल। देखिए, आप जाहिर तौर पर पेपर लीक के माफिया जो अभी कानून की गिरफ्त से बाहर भी हैं, हालांकि इससे पहले कार्रवाइयां हुई हैं, ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई थी, बुलडोजर भी चले हैं, और राज्य सरकार की तरफ से भी कार्रवाई ये दिखाई गई कि देखिए हमने पेपर लीक माफियाओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है। वो बात अलग है कि अब वो जमानत पर बाहर आ गए हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि इसको लेकर कानून बनाया गया था, लेकिन कानून के बावजूद पेपर लीक के मामले हुए, और उसी कानून के बावजूद जब उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला गया तो वो बेल लेकर बाहर भी आ गए। तो ऐसे में अब देखिए, कानून की बात अगर आकर कहेंगे मुख्यमंत्री भजन लाल या बीजेपी की तरफ से कही जाती है, तो उसको लेकर एक संशय लोगों के मन में रहेगा कि कानून तो गहलोत सरकार ने भी बनाया था, उसके बावजूद ये सब होता रहा। तो कहीं ना कहीं अब मुझे ऐसा लगता है कि बुलडोजर वाली कार्रवाई जो है वो धड़ाधड़ होती दिखाई दे सकती है राजस्थान में, ताकि ये नैरेटिव बन जाए कि देखिए आते ही कम से कम भ्रष्टाचारियों पर तो नकेल कसनी शुरू कर दी है। अब देखिए, 2 मुद्दे हो गए, महिला हो गया, आपका पेपर लीक हो गया, लाल डायरी भी एक बड़ा, क्योंकि देखिए इस बीच में जो चुनावी सभाएं हुई वहाँ पे पीएम मोदी रहे या कई केंद्रीय मंत्री रहे, लाल डायरी का बड़ा इशू था। उस लाल डायरी का आप क्या लगता है कि और पन्ने खुलेंगे? क्योंकि देखिए उसमें वैभव गहलोत, देखिए मैं बता दूं आपको, मैं बता दूं, देखिए आप खुद वहां भी गए थे। बिल्कुल ठीक है। उदयपुर वाटी से जो विधायक थे राजेंद्र गुड़ा, अब तो चलिए हार चुके हैं वो इस पूरे लाल डायरी प्रकरण के पोस्टर बॉय थे। अब लाल डायरी जब सदन में आई, खींचतान हुई, किसी ने कहा बीजेपी वालों ने छीन ली है, किसी ने कह दिया कि गहलोत सरकार ने ही उस डायरी को गायब कर दिया है, लेकिन हर एक व्यक्ति का सियासी नैरेटिव उसके पीछे छुपा हुआ था। राजेंद्र गुड़ा के लिए लोग कह रहे थे कि अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे, इसलिए वो लाल डायरी को लेकर ये खेल कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी बड़े एक्टिव मोड में, प्रधानमंत्री मोदी की जो सभा हो उसमें लाल डायरी का जिक्र वो जरूर करते थे। लेकिन ये राजेंद्र राठौड़ से मैंने सवाल किया था, नेता प्रतिपक्ष उस वक्त मैंने सवाल किया कि लाल डायरी पर अगर आप इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं तो फिर इस पर सीबीआई या फिर और कोई, चूंकि इकोनॉमिक ऑफेंसेस से भी जुड़ा मामला है, तो ईडी क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है या फिर सीबीआई क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? इस सवाल को वो टाल गए थे। तो देखिए इसके पीछे पूरी, इसको देखा जाए
एक तरीके से सियासी चुनावी जुमला मैं इसको कह सकता हूं लाल डायरी को लेकर, क्योंकि अगर अब इस पर राजेंद्र गूढ़ा कोई आवाज बुलंद करेंगे, क्योंकि बीजेपी तो सरकार बना चुकी है, राजेंद्र गूढ़ा अगर इस पर कोई आवाज बुलंद करते हैं तो वो जानते हैं कि देखिए केंद्र से लेकर अब राज्य सरकार तक में बीजेपी है, तो बीजेपी की जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं फिर उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि लाल डायरी का अब चुनावों के बाद इतना हल्ला गुल्ला राजस्थान की सियासत में दिखेगा। हाँ, कुछ एक मैटर है महिला सुरक्षा का और मैंने कहा भ्रष्टाचार का, इस पर हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ अगर ऐसे मामले आए, महिला अपराध के कुछ बड़े मामले सामने आए तो उन पर भी बड़ी कार्रवाई अंबेश हम देख सकते हैं, क्योंकि ये सीधा निर्देश है। अब देखिए मध्य प्रदेश का भी मैं जिक्र कर दूं, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सरकार योगी ने बनाई और उसके बाद से धड़ाधड़ कार्रवाई हुई, मीट की जो अवैध दुकानें हैं उनको बंद कराने की कोशिश हुई थी और वो इंप्लीमेंट किया गया उस तरीके से। यही आदेश जो है, यही निर्देश मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी दे दिए हैं। तो हो सकता है अब उसी देखिए बाल मुकुंदाचार्य ने यहां पर वो संकेत तो दे दिए थे, और आज बाल मुकुंदाचार्य चूंकि वो भी एक नए विधायक हैं, पहले उन्होंने कोई चुनाव नहीं जीता है, आज वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पदभार ग्रहण के वक्त मौजूद थे, जहां पर तमाम बड़े नेता मौजूद थे। अब देखिए ठीक है, वो महंत हैं, सारे बड़े ही नेता मौजूद थे, मंत्रोच्चार सारे नेता थे, और एक नया विधायक उस जगह खड़ा होना तो इसका कुछ राजनीतिक संकेत भी होता है। अब ठीक है, वो वहां पर जो विधि विधान मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की जा रही थी, मंत्रोच्चार के साथ जो है पदभार ग्रहण कर रहे थे, उसमें वो विधि में शामिल जरूर हो रहे थे कि देखिए भाई हम तो पंडित के तौर पर ये काम करा रहे हैं, पूजा अर्चना करा रहे हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी एक बड़ा संकेत सियासी तौर पर दे रहे हैं। तो वो एक्शन वाली जो एक स्ट्रिक्ट इन चीजों पर कानून व्यवस्था को लेकर और अनलॉफुल एक्टिविटीज, चाहे वो अवैध रूप से मीट बेचना हो या फिर और गैर कानूनी, मुझे लगता है मैं आपको टोकूंगा क्योंकि देखिए कानून व्यवस्था की हम लोग बात करें तो कानून व्यवस्था सबसे पहली चुनौती तो जो सरकार बनने से पहले ही और नतीजे आने के बाद हुई, वो हुई गोगा मेडी की हत्या के साथ। जी। अब सबसे बड़ी चुनौती मुझे लगता है कि सरकार के लिए वो होगा गोगा मेडी के हत्यारों को कि देखिए पकड़े तो गए ही हैं, उनमें कितनी जल्दी एक्शन होता है, क्योंकि देखिए जो राजपूतों में नाराजगी है, क्योंकि वो अगर कुछ फैसला जल्दी नहीं हुआ तो वो बहुत जल्दी उबाल मारेगी और वो सरकार के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है लोकसभा के लिए। अब देखिए वो मामला बहुत ज्यादा नहीं उछलेगा अंबेश, जहां तक मुझे लगता है, हालांकि उसमें गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और इस पूरे मामले की जांच के लिए एनआईए को इसकी जांच जो है वो ट्रांसफर की जा चुकी है। पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निवर्तमान मुख्यमंत्री रहते हुए उस पर साइन कर दिया था और ये कहा था कि देखिए काम बीजेपी को करना चाहिए था। पेंच ये है कि जब कन्हैयालाल हत्याकांड होता है, आरोपी तब भी पकड़े जाते हैं, तुरंत पकड़े जाते हैं, मामला एनआईए के पास जाता है, लेकिन अभी भी इन चुनाव में भी गहलोत सरकार पर यह आरोप लगता है कि उन्होंने इसमें डिले किया। भाई आरोपी पकड़े गए फिर भी वो कहते हैं डिले किया। तो आपके सामने चुनौती है कि जो गोगा मेडी हत्याकांड है उसमें आप कितनी जल्दी उसको नतीजे तक ले जाते हैं। नहीं, क्योंकि देखिए थोड़ा सा इसे लोकसभा चुनाव है, थोड़ा सा डिफर ओपिनियन रखता हूं मैं आपसे, क्योंकि वो चुनावों के पहले की बात थी, अब चुनाव हो चुके हैं और बीजेपी सरकार में आ चुकी है। लोकसभा का चुनाव है और राजपूत, आपने बयान सुने होंगे टीवी 9 राजस्थान पर कि देखिए राजपूतों को खुली चुनौती है कि हमने 2018 में हरवाया था और कहीं ना कहीं ये हमने अपनी चर्चा में भी कई बार शामिल किया कि राजपूतों की नाराजगी 2018 में भारी पड़ी। जी। और उनका कहना है कि मैं इसको चुनौती के तौर पर, आपने सवाल किया चुनौती होगा, मैं इसको चुनौती के तौर पर नहीं देख रहा हूं। मैं ये देख रहा हूं कि जो गिरफ्तारियां अभी तक एनआईए की तरफ से की गई हैं, इस मामले में जो गिरफ्तारियां और कार्रवाई हुई उसका क्रेडिट लेते हुए बीजेपी जरूर दिख जाएगी और तब चुनावों के वक्त में, लोकसभा चुनाव के वक्त में कांग्रेस पर यह आरोप लगाती जरूर दिख जाएगी कि देखिए गहलोत सरकार ने इस मामले में देरी की और हीला हवाली की, लेकिन जब एनआईए को केस ट्रांसफर हुआ उसके बाद से पूरे मामले में कार्रवाई हुई है, यानी कि बीजेपी सरकार ने इस मामले पर कार्रवाई की है। तो इतना बड़ा, चूंकि इसमें भी सियासी नैरेटिव एकदम से बना जब ये गोगा मेडी की हत्या हुई, नहीं तो फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करना, क्योंकि ये फैसले तो आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए 6 महीने में लोकसभा के चुनाव हैं और आपको राजपूतों की नाराजगी नहीं झेलनी है। जिस तरीके से जो नतीजे हमने देखे हैं तो आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना पड़ेगा, उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये फैसले शायद भजनलाल जी को जल्दी लेने पड़ेंगे। यहाँ पर देखिए कई सारे ऐसे फैसले हैं, जैसा फास्ट ट्रैक कोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, और तमाम हमने महिला सुरक्षा की बात कही, महिला थाने इतनी जल्दी बना देना हर एक जिले में, चूंकि अब तो जिलों की संख्या भी बढ़ गई है और उन जिलों को किस तरीके से अब स्ट्रक्चर करना है, यह भी एक चुनौती। गहलोत साहब ने घोषणा कर दिया, ऐलान कर दिया था पिछले बजट में कि हमने इतने जिले बना दिए हैं, लेकिन अब उन जिलों को प्रशासनिक तौर पर, फाइनेंशियल तौर पर स्ट्रक्चर करना, यह बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है। अब इसमें
एक नई ये चुनौतियों, अगर आप कहें कि फास्ट ट्रैक और महिला थाने, तो आप सोचिए कि इसमें कितना समय जा सकता है। तो ये एक लंबा प्रोसेस है अम्बेश, इसको समझने की जरूरत है। इसमें मैंने आपको एक पहले बात कही, कानून व्यवस्था और इन सब चीजों को कम से कम लोकसभा के चुनावों तक तमाम चीजों को शांति से इस सरकार को चलाना, यह सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के पास है। तो ऐसे में बीजेपी को इस वक्त एक स्ट्रांग कैबिनेट की जरूरत है, स्ट्रांग मंत्रियों की जरूरत है। अब चूंकि पूरा जो नेतृत्व बनाया गया यहां पर वो बिल्कुल फ्रेशर के तौर पर है। आप देखिए, तो कहीं ना कहीं ये बात बीजेपी कह रही थी, देखिए हम तो युवाओं का भी इस्तेमाल करेंगे, उनकी एनर्जी जो है, और हम जो अनुभव वाले नेता हैं उनके एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करेंगे। तो अब वो मुझे लगता है कैबिनेट में वो चीज़ आपको दिखेगी। जब कैबिनेट को स्ट्रक्चर किया जाएगा तो कैबिनेट में कौन कौन से मंत्री लोग, विधायक जो हैं वो शामिल किए जाएंगे, और उनके अनुभव का किस तरीके से इस्तेमाल करते हुए कौन सा मंत्रालय उनको सौंपा जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल। भविष्य पांचवा और आखिरी जो मुझे लगता है सबसे बड़ा है, क्योंकि देखिए वो मुद्दा मैं आपको उसको 2018 से गहलोत वर्सेस पायलट मुद्दे से भी जुड़ रहा है। वो इस तरीके से देखिए, बीजेपी में जो अदावत, मतलब अभी खुलकर तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं बनी है, नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, अब ये जो आपसी लड़ाई है, देखिए आज जो आपने एक तस्वीर देखी होगी कि आपने, अब इससे पहले देखिए बीजेपी बहुमत में आई, उसके बाद वसुंधरा राजे अगर किसी नेता से मिली है तो एक हल्की मुस्कुराहट, हल्की मुस्कान रही है। लेकिन आज जिस तरीके से देखिए मंच पर बैठ के वो अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ खुलकर हंस रही थी, उसके भी मायने अलग तरीके से निकाले जा रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि देखिए आपको उन मुद्दों से तो फेस करने ही करने हैं, जो मुद्दे हैं जो आपने उठाए 5 साल, लेकिन आपको अपने पार्टी में बगावत ना हो, इसको भी ध्यान में रखना है। क्योंकि देखिए आपको याद होगा कि जब 2018 में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने, उसके बाद सचिन पायलट डिप्टी सीएम बने, तो सचिन पायलट डिप्टी सीएम रहते हुए भी अपनी सरकार को कानून व्यवस्था की सीख देते रहे समय समय पर, और नतीजा रहा कि शायद उसी की नाराजगी के चलते उनको अपनी कुर्सी से हाथ भी धोना पड़ा। तो क्या ये चीज़, क्योंकि पार्टी की बगावत को भी मैनेज करना है, वो मुद्दे भी मैनेज करने हैं, और कल को हो सकता है कि भाई वसुंधरा राजे भी अगर चीज़ें नहीं होती तो वो ट्वीट करना शुरू कर दें या वो फिर बयान देना शुरू कर दें पायलट की तर्ज पर कि भाई कानून व्यवस्था को आपको मजबूत करना है। तो वो एक आपसी जो मुझे देखिए इस जो बात आपने कही, आपका ठीक है, एक आशंका के तौर पर हर किसी के मन में सवाल जरूर होगा। लेकिन वसुंधरा राजे को लेकर लगातार हम ये कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे के पास कम से कम 2024 के लोकसभा इलेक्शन के तक वो, उनके पास उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो खुलकर पार्टी लाइन से अगेंस्ट जाकर कुछ बोल पाए। क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो केवल खुद का राजनीतिक करियर नहीं, अपने बेटे के राजनीतिक करियर को भी वो दांव पर लगा देगी। तो ये स्थिति यहां पर है। मैं फिर से लौट रहा हूं कि प्राथमिकताएं सरकार की क्या होंगी। देखिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी 400 रुपए में गैस सिलेंडर देने की, क्योंकि ये सबसे यूं कहें कि फ्लैगशिप योजना के तौर पर प्रोजेक्ट किया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कि देखिए हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। और बीजेपी ने जब आकर कहा कि हम 450 में देंगे, तो उनसे सवाल पूछा गया कि आप राजस्थान में चुनाव के वक्त ये बात क्यों कह रहे हो कि आप केंद्र स्तर पर ये योजना लागू क्यों नहीं कर देते। तो अब कहीं ना कहीं वो एक मेजर काम होगा जो बीजेपी को करना पड़ेगा, नहीं तो फिर यह मुश्किल हो जाएगी बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव की कैंपेनिंग करने में कि आपने 450 में वादा किया था, बाकी देश में आप दे रहे हो 950 रुपए में, हमने तब भी विश्वास किया और आपने यहां पर नहीं दिया। तो ये पहला काम। दूसरा, बीजेपी ने किसानों को लेकर एक ये कहा था कि जो किसान सम्मान निधि है उसको 10,000 से बढ़ाकर 12,000 कर दी जाएगी। मुझे लगता है कि वो लोकसभा चुनाव से पहले ये 2 काम जरूर किए जाएंगे। और इसमें मैं ये भी आपको बताऊंगा कि कौन से काम को शायद अभी शुरुआती फेज में ना छेड़े ये सरकार। तो ये 2 काम हो गए। महिलाओं को स्कूटी देने वाला जो वादा किया, चूंकि गहलोत सरकार स्मार्टफोन तमाम बांट चुकी थी, स्कूटी का शायद वो दावा उन्होंने भी किया था, वादा उन्होंने भी किया था। तो ये जो फौरी तौर पर जनता को राहत देने वाले जो फैसले हैं उनको इंप्लीमेंट करना, ये 3-4 चीजें हैं, ये जरूर प्राथमिकता के आधार पर बीजेपी सरकार करेगी जरूर। कानून व्यवस्था का मैंने आपको बताया कि वहां पर आपको एक स्ट्रांग कैबिनेट की जरूरत है, एक स्ट्रांग गृह मंत्री की जरूरत है, होम मिनिस्टर की जरूरत है। अब आते हैं उस मसले पर कि और कौन से ऐसे मसले होंगे जो हाल फिलहाल में कम से कम जल्दबाजी में बीजेपी नहीं छेड़ना चाहेगी। अब देखिए, एक तो ईआरसीपी का मसला है। ईआरसीपी के मसले को लेकर बीजेपी पर आरोप लगते रहे कि भाई 25 के 25 सांसद जिताकर भेजे थे, उसके बाद भी आप ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना नहीं बनवा पाए। इसमें
गहलोत सरकार को ये टारगेट करती रही बीजेपी कि देखिए आप मध्य प्रदेश से एनओसी नहीं ला सके और जो मापदंड है उसके वो पूरे नहीं करा पाए, इसलिए वो योजना पूरी नहीं हो पा रही है। चूंकि ये अभी भी बहुत टाइम टेकन प्रोसेस है, क्योंकि मध्य प्रदेश से वाटर डिपेंडेबिलिटी को लेकर वो जो इशू चल रहे हैं उसको सुलझा लेना। तो लेकिन भविष्य मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की मध्य प्रदेश में पहले भी बीजेपी की सरकार थी, लेकिन अब तो राजस्थान में भी हो गई, राजस्थान में भी हो गई। लेकिन जो तकनीकी इशू हैं उनको बहुत जल्दी जो सॉल्व कर लेना, ये मुझे लगता नहीं कि केवल कुछ महीनों के भीतर ये संभव हो पाएगा। उसके लिए उसके बजट को लेकर चर्चाएं होंगी, बजट का किस तरीके से उसका अलॉट किया जाएगा, वो सारी चीजें, और उसमें जो एनओसी वाले इश्यूज थे वाटर डिपेंडेबिलिटी के, मध्य प्रदेश के साथ मिलकर वो किस तरीके से सुलझा पाए, इस पर एक लंबी चौड़ी एक्सरसाइज सरकारों को, 3 सरकारों को मिलकर करनी पड़ेगी। एक ये इशू, इसको हो सकता है कि लोकसभा चुनाव से के बाद इस इशू को थोड़ा सा किया जाए। और एक मानगढ़ धाम का मैं जिक्र कर रहा हूं कि ट्राइबल डेस्टिनेशन बनाने के तौर पर विकसित करने की बात सरकार कह रही थी, माफ कीजिएगा बीजेपी कह रही थी, मैनिफेस्टो में अपने शामिल किया, और कांग्रेस लगातार ये मांग कर रही थी कि इसको भैया आप राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दीजिए। हालांकि राष्ट्रीय स्मारक की बात उन्होंने मैनिफेस्टो में भी नहीं कही, वो कह रहे ट्राइबल डेस्टिनेशन। अब इसका फर्क देखिए आप, ट्राइबल डेस्टिनेशन और राष्ट्रीय स्मारक होने में काफी ज्यादा फर्क है। तो मुझे लगता है कि ये भी सेंसिटिव इशू है, इसको भी लोकसभा चुनाव से पहले कम से कम बीजेपी नहीं छेड़ेगी, ताकि वो एक बैकफायर ना हो जाए कि हम तो राष्ट्रीय स्मारक मांग हो रही थी और आप ट्राइबल डेस्टिनेशन कर रहे हैं। तो धीरे धीरे उन चीजों को आने अगले कुछ सालों में बीजेपी हो सकता है कि करे। चलिए देखिए, अब आज मुख्यमंत्री जी ने शपथ भी ले ली है, पदभार भी ग्रहण कर लिया है। अभी 2-4 दिन में मैनिफेस्टो का भी फैसला हो जाएगा कि किसके हाथ में कौन सा मंत्रालय आता है। उसके बाद देखिए चुनौतियां बहुत सारी हैं, आगे लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव के लिए भी चुनौती भजनलाल शर्मा जी के साथ ये होगी कि उन्हें इस बार 25 की 25 सीटें, जो कि 2014 में मिली, 2019 में मिली, 2023 में उनको 25 की 25 सीटें नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालनी होंगी। तो देखिए, क्योंकि बीजेपी ने जो आरोप लगाए उन पे भी और जो दावे किए उन पे भी, और 25 सीटें जो कि उनको मोदी जी की झोले में डालनी है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा।